हे दोस्तों, कभी पैकेट घुमा के देखा है जिस ब्राउन ब्रेड को आप हेल्दी समझते हो उसमें क्या क्या डाला है। आज के दिन दुनिया भर में ब्रेड एक बहुत ही कॉमन फूड आइटम है। इसे हर कोई हर वक्त खाता है। पाकिस्तान में कितने ही ज़राए हैं इसे खाने के। ब्रेड जैम, ब्रेड गुलाम जामुन, ब्रेड हलवा, ब्रेड रोल, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड आमलेट। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस ब्रेड के अंदर एक्चुअल में डला क्या है और ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदा। वाइट और ब्राउन ब्रेड में क्या डिफरेंस है, रोटी से इसे कैसे कंपेयर किया जा सकता है। जैसे पिछली बार कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में जाना था, आए इस वीडियो में जानते हैं ब्रेड को गहराई से। You want to grow bigger and stronger, don't you? A sandwich daily and 2 slices of Wonder Bread every meal give you 8 elements you need. All day long, eat Sunbeam bread and renew energy as you burn it up. Utilize the strength of steel for kneading the rising dough. Yeast can make the bread even livelier. For wonderful flavor combined with sound food values, serve Schmidt's Blue Ribbon Bread in the pantry pack. Filled with the goodness of wheat. हर स्लाइस में सेहत। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये ब्रेड हकीकत में होती क्या है। बेसिकली देखा जाए तो ये ब्रेड 4 मेन चीज़ों से बनती है। पहला आटा या मैदा हो गया, दूसरा पानी। आटे और पानी को साथ मिलाकर डो बनाया जाता है, जैसे हम रोटी बनाते वक्त भी करते हैं। तीसरा नमक यानी साल्ट, चौथा यीस्ट। आप पूछोगे यहाँ पर नमक डालने का क्या पर्पज़ बना। नमक की 3 मेन वजह होती है। पहला ये कि नमक एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है जिसकी वजह से ब्रेड को ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखा जा सकता है। दूसरा, ब्रेड का टेस्ट बेटर हो जाता है और थोड़ा नमक डालने से। तीसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नमक की वजह से ग्लूटेन स्ट्रैंड होते हैं वो ज़्यादा मजबूत बनते हैं। आटे गूंदने को इंग्लिश में कहा जाता है नीडिंग द डो, और जब आप ये करते हैं जो आटे के अंदर ग्लूटेन मौजूद होता है वो साथ जुड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्रेड या रोटी होगी एक पीस में बने रहते हैं। नमक डालने से ये ग्लूटेन और मजबूत होते हैं। और फिर आता है हमारा चौथा इंग्रेडिएंट यानी यीस्ट। यीस्ट बेसिकली दोस्तों सिंगल सेल मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फंगाई ग्रुप में आते हैं। उर्दू में हम इसे खमीर कहते हैं। जब ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करते हैं तो 2 चीज़ें रिलीज होती हैं, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को स्कूल में पढ़ा होगा। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स रिलीज होते हैं वो एक्चुअली ग्लूटेन स्ट्रैंड में ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक ब्रेड फूलती है। तो आप नोटिस करोगे जैसे फ़ोटो में आपको दिखाया गया है, जैसे ब्रेड में कितने सारे गोल शेप के बबल टाइप के दिखने लग रहे हैं। लेकिन इस रिएक्शन में एथेनॉल भी रिलीज़ होती है। जैसे कि आप जानते हैं एथेनॉल अल्कोहल ही होती है, तो इस अल्कोहल का क्या होता है। और जब हम इस फॉर्मेटेड आटे को ओवन के अंदर डालते हैं, बेक करना शुरू करते हैं, तो वो एथेनॉल एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और एथेनॉल की एवेपोरेशन से ब्रेड और ज़्यादा फूलने लगती है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सारा अल्कोहल यहाँ पर एवेपोरेट नहीं होता, कुछ ट्रैप रह जाता है। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने साल 1920 में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्होंने पता लगाया था कि 0.04% से लेकर 1.9% के दरमियान अल्कोहल अक्सर ब्रेड में पाई जाती है। इससे डरने की बात नहीं, इतनी छोटी मिकदार से आपको कुछ नहीं होगा। और उन्होंने ऑब्जर्व किया जो इतना अल्कोहल बच जाता है उससे ब्रेड का फ्लेवर ही इनहेंस होता है, यानी टेस्ट बेटर होता है। यह है दोस्तों ट्रेडिशनल तरीका ब्रेड बनाने का। इसी तरीके का लोग इस्तेमाल करके सदियों से ब्रेड बनाते आ रहे हैं दुनिया भर में। साल 1857 में लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन के प्रोसेस की एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दुनिया को बताई थी। इसके बाद हमें पता चला एक्चुअली में फर्मेंटेशन होती क्या है, लेकिन लोग इससे पहले इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते आ रहे थे बिना पता हुए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर जो हमारी रोटी है और ये जो ब्रेड है, इसमें 2 चीज़ों का डिफरेंस है। पहला यह कि रोटी बनाते वक्त हम नमक और यीस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से रोटी फूलती नहीं है। इसकी वजह से ज़्यादा देर तक रोटी को प्रिजर्व कर नहीं रख सकते। अगर रोटी को खुली हवा में रखेंगे तो वो 1 दिन के बाद खाने लायक नहीं बचेगी। क्योंकि रोटी फूलती नहीं है, इसलिए हम रोटी को फ्लैट ब्रेड की कैटेगरी में डालते हैं। रोटी जैसी फ्लैट ब्रेड दुनिया भर में फेमस है। जैसे मैक्सिको में मैक्सिकन टोर्टाइल्स मिलेंगे जो रोटी जैसे दिखते हैं। अक्सर टोर्टाइल को कॉर्न से बनाते हैं और हम रोटी को व्हीट से। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ऐसी ही बहुत सी फ्लैट ब्रेड मिलेंगी और अफ्रीकन ममालिक में भी ऐसी बहुत सी फ्लैट ब्रेड मिलेंगी। और ये आइडिया कैसे आया, किससे
इससे नॉर्मल फ्लैट ब्रेड में यीस्ट डाल देंगे तो फूल जाएगी। हिस्टोरियंस का कहना है इसका आगाज़ 4000 BC में हुआ था कि इजिप्ट में बैठा कोई बेकर अपनी ट्रेडिशनल फ्लैट ब्रेड बनाने लग रहा था। इसने आटे को साइड पे रखा, छोड़ दिया खुला कुछ घंटे के लिए और हवा में वाइल्ड यीस्ट मौजूद थी जो उस आटे से आकर इंटरेक्ट करने लग रही थी। फिर जब उस बेकर ने उस आटे को अपने पुराने ज़माने के ओवन में डाला और वो फूलने लग रही थी, हैरान हो गए सब, ये क्या होने लग रहा है। इन्होंने देखा खाने में ये ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार है और इन्होंने फिर से करने की ट्राई की। इन्हें लगा कि आटे को खुला हवा में रख देंगे ऐसी ब्रेड बन जाएगी, लेकिन ये चांस की बात होती थी। हवा में यीस्ट है कि नहीं अक्सर नहीं मिलती थी। इन्हें फिर किसी ने कहा हम पुराने आटे का इस्तेमाल करते हैं जिसमें यीस्ट है। फिर पुराने आटे का इस्तेमाल करके नए आटे में मिक्स किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड बनानी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने ब्रेड बनाने का प्रोसेस पूरी तरह जान लिया। आज से तकरीबन 2000 साल पहले 300 BC में रोम में बेकिंग को एक आर्ट माना जाता था। बड़ा ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन हुआ करता था। बेकिंग व्हीट को अफ्रीकन ममालिक से इंपोर्ट किया जाता था और रोम में इंपोर्ट करके उनसे ब्रेड बनाई जाती थी। टाइम में आगे चले तो कहा जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार इस ब्रेड के कॉन्सेप्ट को अमेरिका लेकर आए और एशिया में सबसे पहले ये ब्रेड पोर्तुगीज़ लाए थे और पाव की फॉर्म में लाए थे। सही सुना आपने दोस्तों, पोर्तुगीज़ लोग पहली बार इसे गोवा लेकर आए और फिर मुंबई में, फिर ऐसे ही पूरी एशिया में ये ब्रेड फैल गई। आगे टाइम में चलते रहे तो साल 1800 में ब्रेड एक बड़ी नेचुरल होममेड चीज़ थी जो एक स्टेबल खाना बन चुकी थी। दुनिया भर के कल्चर में इसे हर दिन खाया जाता था। ब्रेड बनाने को एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन माना जाता था। फिर फ्रैंकोस की इस फेमस पेंटिंग को देखिए जहां एक औरत ब्रेड बना रही है अपने घर पर। फिर हमारी कहानी में एंट्री होती है इंडस्ट्री की। फिर ब्रेड जैसा एक होममेड खाना इंडस्ट्री में बदल जाता है। फिर किसी ने कहा हम वाइल्ड यीस्ट का इंतज़ार नहीं कर सकते ब्रेड बनाने के लिए, हमें यीस्ट को पहले से स्टोर या ट्रैप करके रखना पड़ेगा ताकि हम जब चाहे इसका इस्तेमाल कर पाएँ। फिर ऐसे वजूद में आया प्रेस्ड यीस्ट जैसे क्यूब में बेचा जाने लगा। साल 1860 में वाइना में कुछ बेकर को क्रेडिट दिया जाता है, इन्होंने पहला प्रेस्ड यीस्ट बनाया था। आज के दिन हम इसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं और पैकेट में हम इसे खरीद भी सकते हैं। फिर किसी ने सोचा हमें यीस्ट ये चाहिए ही क्यों, हम किसी गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे ब्रेड फूलने लग जाए। तो यहाँ पर दोस्तों एंट्री हुई सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडा और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो ब्रेड को फुलाने का काम करती है। लेकिन ये एसिड आता कहाँ से है? इस एसिड को डालने के लिए लोगों ने उस ज़माने में कहा हम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ कतरे लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने सोचा हम बेकिंग सोडा और एसिड को कंबाइन करके एक पैकेट में सेल करने लग जाते हैं। एक मॉइस्चर फ्री पैकेट जिसमें बेकिंग सोडा और कोई एसिड सब्सटेंस डाला है, इसे पानी में डाला जाए तो रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसे बोला जाता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर में डाला जाता है बेकिंग सोडा प्लस कोई एसिडिक चीज़। 1850 के अराउंड था कि बेकिंग सोडा को सेल किया जाने लगा और उसके कुछ साल ही बाद बेकिंग पाउडर को सेल किया जाने लगा। ये सबसे पहले केमिकल थे जो ब्रेड में डाले जाने लगे। इसके बाद था कि जाकर चीज़ें कुछ और बिगड़ने लगी। साल 1873 में अल्बर्ट ने स्विस स्टील रोलर को इम्प्रूव किया और एक ऐसी मशीन बनाई इस आदमी ने जो बड़े एफिशिएंट तरीके से गेहूं यानी गंदम के दाने को एक अलग अलग हिस्से में सेपरेट कर सकती थी। सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों, गंदम के एक दाने में क्या क्या हिस्से होते हैं। सबसे पहले बाहर वाली लेयर जिसे कहते हैं ब्राउन, जो ब्राउन कलर की दिखती है। ज़्यादातर विटामिन न्यूट्रिएंट्स इस ही लेयर में होते हैं। इसके बाद इसके नीचे आता है सबसे मोटा और सबसे बड़ा जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते और इसके अंदर वाले हिस्से को कहते हैं जर्म। जब होल व्हीट और रिफाइंड व्हीट की बात करते हैं तो इसमें यह डिफरेंस होता है कि बाहर की जो आउटर लेयर होती है ब्राउन, उसे निकाल दिया जाता है और ब्राउन ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिश होती है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे आप एप्पल खा रहे हो। आप जानते ही हो एप्पल में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है एप्पल के छिलके में ही होती है। अब आप सारा छिलका काट के एप्पल खिला दो तो उतना ज़्यादा न्यूट्रिश नहीं मिलेगा आपको। छिलका ही सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ है यहाँ पर। तो यही डिफरेंस है यहाँ पर दोस्तों आटा और मैदा में। आटा होल व्हीट से बनता है और मैदा यहाँ पर रिफाइंड व्हीट से बनता है, जिससे ब्राउन लेयर निकाल दी जाए वो रिफाइंड व्हीट है। और इस साहब की मशीन से बहुत आसान हो गया मैदे को बनाना। साल 1873 के बाद
उससे पहले मैदा बनाया जाता था, लेकिन इतना आसान नहीं था। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ थी जो सबसे पहले ब्रेड की हिस्ट्री में हुई। अब दूसरी चीज़ जो हुई वो इससे भी ख़तरनाक थी। जो आटा गंदम से निकलता था वो वाइट कलर का बनता था जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था एटमॉस्फेयर में, लेकिन इस रिएक्शन को होने में थोड़ा टाइम लगता था। तो जो आटे को वाइट कलर मिलता था उसके लिए थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन इंडस्ट्री में बैठी इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास टाइम कहाँ था। इनके लिए टाइम ही पैसा था। ये कंपनीज़ अपने कस्टमर को इम्प्रेस करना चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर दिखा के, और वो इंतज़ार नहीं करते थे उस वाइट कलर के आने का। तो इन्होंने क्या किया, आटे को ज़बरदस्ती वाइटल करना शुरू किया, चाक, एल्युमिनियम बॉर्डर जैसे केमिकल डालकर। 1898 में पहली बार ब्लीचिंग एजेंट्स आने लगे ब्रेड में। नाइट्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोल पेरोक्साइड, क्लोरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, इनका इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कंपनीज ब्लीच करने लगी आटे को, बस इसलिए कि ये कंपनीज दिखाना चाहती थी अपने कस्टमर को, ये देखो हमारा आटा तो सबसे ज़्यादा वाइट है। इसके पेटेंट फाइल किए जाने लगे। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस जैसे ममालिक में कई लोग थे जो इसके सख्त खिलाफ थे। कई लीडर थे जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जैसे कि अमेरिकन कम्युनिस्ट हार्वे ने कहा था, सेव द ब्रेड सेव द नेशन। लेकिन जब बात कोर्ट में गई तो ब्रेड वाली कंपनीज ने कहा, ये जो केमिकल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, ये कोई इतने हार्मफुल नहीं। इसलिए आज के दिन तक अमेरिका में ब्लीचिंग करी जाती है ब्रेड की। एक बड़ा फेमस केमिकल ब्लीचिंग एजेंट जो इस्तेमाल करते हैं ब्रेड में, उसका नाम है पोटाशियम ब्रोमेट। साल 1916 में पहली बार पोटाशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे ब्रेड ना सिर्फ ज़्यादा वाइट होती थी बल्कि ज़्यादा फूलती भी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के दिन हम जानते हैं इस केमिकल से किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है और थायराइड कैंसर होता है। चूहों में यही वजह है कि इस केमिकल को यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ब्राज़ील, चाइना में बैन किया जा चुका है। इंडिया में मई 2016 में एक लैब स्टडी करी गई सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट के जरिए। इन्होंने खतरनाक पोटाशियम ब्रोमेट और पोटाशियम आयोडेट चेक करने के लिए 38 अलग अलग सैंपल्स उठाए ब्रेड के, और पता चला 84% सैंपल्स में एक या ये दोनों केमिकल मौजूद थे। इस स्टडी के कुछ दिन बाद ही ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने खुद से डिसाइड किया कि वो पोटाशियम ब्रोमेट और पोटाशियम आयोडेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, और एक महीने बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर बैन लगा दिया। अच्छा, फिर आते हैं आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव की तरफ। जैसे मैंने बताया, नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव। इसके अलावा अदरक, गार्लिक, हनी, सिनेमन वगैरह इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना ज़्यादा देर तक रहे, ख़राब ना हो। अचार जब हम बनाते हैं, अचार क्यों इतने ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है? क्योंकि इसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, जैसे कि जिंजर, गार्लिक। अब कुछ जगह ब्रेड में भी ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। लेकिन पिछले 100 सालों में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। 7 जुलाई 1928 में पहली बार अमेरिका में एक बेकरी में स्लाइस्ड ब्रेड को फरोख्त किया जाने लगा। अभी तक मैं जिस ब्रेड की बात कर रहा था वो मोटी दिखती है ऐसी, लेकिन जब आपके माइंड में इसकी पिक्चर आती है तो वैसे स्लाइस्ड होती है। इस स्लाइस ब्रेड को पहली बार 1928 में था कि सेल किया जाने लगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान रहा। नुकसान ये था कि ये बहुत जल्दी बासी पड़ जाती थी, तो रिलीज़ होते ही ये ब्रेड बहुत बड़ी फ्लॉप रही। लेकिन अगले कुछ सालों में आहिस्ता आहिस्ता जब कुछ और प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाने लगा, शेप में बेहतरी हुई, लोगों को ये स्लाइस्ड ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। साल 1943 में अमेरिका ने एक बैन लगाया था स्लाइस्ड ब्रेड के ऊपर, ताकि स्टील बचाया जा सके। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम तक लोगों को ये स्लाइस्ड ब्रेड इतनी पसंद आने लगी कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो 2 महीनों बाद इस बैन को हटा दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम पर हेडलाइन छपी, स्लाइस्ड ब्रेड पुट बैक ऑन सेल, हाउसवाइफ्स थंब सेव्स अगेन। सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो स्लाइस्ड ब्रेड थी वो इजीली पैकेट से निकाली और खा ली, और जो दूसरी ब्रेड थी वो मोटी होती थी, उसको पहले काट कर रखना पड़ता था, वो उसके लिए मेहनत लगती थी। इसलिए ये ब्रेड बहुत पॉपुलर हो गई। और अब सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के ज़माने में और टिपिकल ब्रेड का एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या डला है। पिछली बार की वीडियो की तरह इस बार भी मैं कहता हूँ कंपनी में पैकेट पर देखें, जो जो लिखा है वो देखें। घुमाइए पैकेट को और देखिए ब्रेड के पैकेट पर क्या लिखा है। देखें, सबसे पहले लिखा है 53% रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी मैदा। जैसे मैंने बताया, गेहूँ के छिलके को काट कर जो गेहूँ पीसा जाता है उससे मैदा बनता है। अब बात क्या है, जो छिलके में फाइबर मौजूद होता है वो आपकी ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करता है। बिना छिलके में जो मैदे के गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं
वो बड़ी जल्दी आपकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर की फॉर्म में रिलीज़ होते हैं और एक शुगर स्पाइक्स आपको देखने को मिलती है। इंसुलिन स्पाइक होता है वो। इसे 1 या 2 बार खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन साल बर साल अगर आप मैदे का इस्तेमाल करते रहे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी, जिसके बाद में जाकर आपको इवेंचुअली टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म भी एक नुकसान है, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो मैदा खाने से बढ़ जाता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पर शुगर यानी एडिड शुगर, जिसे ऐड किया गया हो, ऐसा नहीं कि नेचुरल शुगर मौजूद हो। जैसे कि मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक्स वाली वीडियो में समझाया था, हमारी बॉडी को कोई एडिड शुगर की ज़रूरत नहीं होती। तो जितनी ज़्यादा एडिड शुगर को अवॉइड कर सको हमारे लिए अच्छा है, बाय कंपैरिजन नेचुरल शुगर जो हमें फल मिल्क से मिलती है। तो ये नेचुरल शुगर आपके लिए हेल्दी होती है। इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप कोल्ड ड्रिंक्स वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर समझना है शुगर के बारे में। इसके बाद अगला इंग्रेडिएंट्स आता है नमक और एमल्सीफायर E481। अब नमक में सोडियम होता है और इस एमल्सीफायर में भी और ज़्यादा सोडियम होता है। अगर आप एक्सेस अमाउंट में सोडियम कंज्यूम करोगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। लेकिन कितना ज़्यादा सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। आप ब्रेड के पीछे देखोगे तो आपको दिखेगा इस ब्रेड के 100 ग्राम में 497 मिलीग्राम सोडियम। आमतौर पर लोग 4 से 5 स्लाइस खाते हैं ब्रेड की एक टाइम पर। इन स्लाइस का वज़न 200 ग्राम के अराउंड हो गया। अगर आप इस ब्रेड को 30 ग्राम बटर के साथ खाओगे तो वहाँ से 250 मिलीग्राम सोडियम और ऐड हो गया। ये होता है दोस्तों डेली रिक्वायरमेंट का आधा। अगर आप डेली रिक्वायरमेंट के नीचे रहोगे तो सेफ है। अगला इंग्रेडिएंट्स आता है E282 क्लास 2 प्रिजर्वेटिव। इसका मतलब है कैल्शियम प्रोपिनेट। जून 2019 में एक स्टडी पब्लिश करी गई थी इंटरनेशनल मॉलिक्यूलर में, जिसमें बताया इस केमिकल से एलर्जी हो सकती है, इंटॉलरेंस हो सकती है, स्किन रैशेज, माइग्रेन्स, हेड चिक्स हो सकती है। इससे पहले एक और स्टडी करी गई थी अगस्त 2002 में, जिसे चाइल्ड हेल्थ और जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में पब्लिश किया गया था। अगर बच्चे ये प्रिजर्वेटिव रोजाना लें तो चिड़चिड़े हो सकते हैं, रेस्टलेस फील करेंगे, टेंशन और स्लीप पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद एसिडिटी रेगुलेटर E270 जो कि लैक्टिक एसिड होता है और E300 एंटीऑक्सीडेंट जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये दोनों जनरली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, सेफ है, परमिटेड फॉर यूज़ हैं ज़्यादातर जगहों में। ये स्टेटस है आज के दिन का एज पर एग्जिस्टिंग रिसर्च। अब आप बोलोगे कितना नेगेटिव होकर बात कर रहा हूँ। एज पर एग्जिस्टिंग रिसर्च थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी सोच सकता हूँ, कुछ खतरनाक ना हो इसमें, ये सही बात हो आप। लेकिन जो हिस्ट्री बताती है हमें कि यहाँ पर चांस 50-50 है, कोई प्रिजर्वेटिव बाद में सेहत के लिए खतरनाक साबित ना हो। ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जो 90s-80s में रहते थे। वो पोटाशियम ब्रोमेट को पूरी ज़िंदगी खाते हुए आए, बाद में जाकर उन्हें एक दिन पता लगा ये सेहत के लिए कितना खतरनाक है। और यूरोपियन फूड स्टाइल अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर देखिए, पिछले ही साल एक कॉमन फूड कलर E171 बैन किया गया। उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस फूड आइटम को अपनी सारी ज़िंदगी खाते हुए आए, जिसमें ये फूड कलर डला हुआ था। इन्हें आकर पता लगता है कि हमारी हुकूमत ने इसे बैन कर दिया है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से सब्सटेंस है जो साल भर साल बैन होते रहते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा सबसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन EFSA की है, लेकिन अमेरिका की भी फूड अथॉरिटी टाइम टू टाइम बैन करती रहती है। FDA की वेबसाइट में देखिए, FDA ने 7 कलर्स रिमूव किए फूड एडिटिव से, एथाइल, मेथाइल, पैराडाइन वगैरह। इन्हें क्यों बैन किया गया? FDA कहती है डाटा हमें और रिसर्च बताती है इन सब्सटेंस को जब जानवर पर इस्तेमाल किया गया तो इन्हें कैंसर हो जाता है। ये सोचकर दिमाग में आएगा जो अब तक खा लिया उसका क्या, उसके लिए कौन अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, किसको ठहराया जाएगा। इन चीज़ों को लेकर हुकूमत की तरफ से यही कहा जाता है जो था वो हो गया, जो आपने खा लिया वो खा लिया, आगे से मत खाना। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक ममालिक में जो चीज़ बैन करी गई हो वो दूसरे ममालिक में बैन नहीं होती। गार्डियन के आर्टिकल को देखिए, फूड एडिटिव्स दी ग्रोइंग लिस्ट ऑफ केमिकल बैन बाय यूरोपियन यूनियन बट यूज्ड इन USA। ऐसे कैसे हो रहा है जिसे एक मुल्क में बैन किया गया हो और दूसरे मुल्क में अलाउड हो। एनीवे, बात करते हैं ब्राउन ब्रेड की। कुछ लोग कहते हैं हम ब्राउन ब्रेड खाते हैं वाइट ब्रेड की जगह, वो ज़्यादा हेल्दी होती है। दोस्तों, ब्राउन ब्रेड की डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें जो कैरेमल कलर इस्तेमाल होता है वो जैसे कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल होता है E150A, E150B, C, D वगैरह, ये कोल्ड ड्रिंक
की वीडियो में भी मैंने बताया था, डिटेल में जानना है तो जाकर वहाँ देख लीजिए, क्योंकि ये कलर केमिकल होता है और ये आर्टिफिशियल कलर है और ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह और ये कैंसर का बायस बनता है। और एक पेटिशन डाली गई थी यूएस से एफडीए के सामने 2 टाइप्स के कैरेमल कलर्स को बैन करने के लिए। इसकी बात मैं डिटेल में नहीं करूँगा, कैरेमल के बारे में मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वाली वीडियो में बताया है, जाके ज़रूर देखिए। फिर भी कुछ लोग कहते हैं मुझे ब्रेड ही खानी है। कौन सी ब्रेड अच्छी है? अगर आपको ब्रेड ही खानी है तो उस ट्रेडिशनल तरीके पर वापस आ जाएं जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। तो इस हेल्दी ब्रेड को खाने के लिए आपको कई रेसिपी यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जाकर सर्च करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।